नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। एक रिपोर्ट के मुताबिक रेगुलर प्लान में निवेश करने वाले 80% से ज्यादा निवेशकों की वेल्थ 25% तक घट गई है। रिपोर्ट ये कहती है कि रेगुलर प्लान निवेशकों की कमाई का साइलेंट किलर बन रहा है। वहीं डायरेक्ट प्लान, इससे रिटर्न बढ़ने का आसान रास्ता खुलता है। तो क्या रेगुलर प्लान में आप जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं? 10 साल में डायरेक्ट और रेगुलर प्लान का फर्क कितना बड़ा हो सकता है, ये भी बताएंगे। और दोनों प्लान के नफा और नुकसान क्या है आपके लिए और कौन सा प्लान रहेगा बेस्ट, ये सारी बातें आज के हमारे शो में आप जानेंगे। शो में हमारे साथ हैं मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट और अमित कुकरेजा .com के फैमिली वेल्थ एडवाइजर अमित कुकरेजा। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को मुझे लगता है कि दर्शकों को बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि दरअसल इसमें कहा क्या गया है। तो एक बार पहले बता देते हैं कि रेगुलर प्लान की जो ये रिपोर्ट है वो कहती क्या है। वो ये कहती है कि रेगुलर प्लान में छिपे हुए जो कमीशंस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के जो चार्जेस होते हैं, वो एक ही फंड का पोर्टफोलियो लेकिन डायरेक्ट प्लान से कम रिटर्न इसमें मिलता है। और इसी वजह से 10 साल में रेगुलर प्लान निवेशकों की वेल्थ लगभग 25% तक कम हो जाती है और 80% से ज्यादा इक्विटी फंड में यही पैटर्न दिख रहा है। डायरेक्ट प्लान में जो खर्च हुए हैं वो कम होते हैं, इसलिए वेल्थ यहां पर आपको ज्यादा बनती हुई दिखती है जितने भी डायरेक्ट प्लान्स होते हैं। लंबे समय में छोटे छोटे जो चार्जेस होते हैं उससे बड़ा फर्क पड़ता है, आपको भले ही लगे या ना लगे। रेगुलर प्लान चुनने से निवेशकों का जो फायदा होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को चला जाता है। डायरेक्ट प्लान से निवेशक खुद अपनी वेल्थ के मालिक बन सकते हैं। डायरेक्ट प्लान कैसे काम करता है ये जानने की जरूरत है और रेगुलर प्लान कैसे काम करता है ये जानने की जरूरत है। तो ये बेसिक बातें हम अपने गेस्ट से समझेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट आपको बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे रेगुलर प्लान से अगर आपको ये दिखता है कि बहुत अच्छे आपको रिटर्न मिल रहे हैं, लेकिन साथ में एक साइलेंट किलर आपके रिटर्न के लिए ये बनता है। अब चलिए अपने मेहमानों के पास वापस चलते हैं। सबसे पहले अमित बताइए जरा, ये रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट को देखकर आपके जहन में क्या ख्याल आया? क्योंकि डिबेट तो हमेशा होती है रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट प्लान की, और कौन किस पर भारी, कौन किस से अच्छा, ये भी बात होती है। दोनों के अपनी अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयां हैं। आपके हिसाब से इस रिपोर्ट के मुताबिक आपको क्या लगता है? देखिए स्मिता जी, ये रिपोर्ट कोई सरप्राइजिंग फैक्ट्स नहीं हाईलाइट कर रहा है। ये हमको सबको पता था जब 2013 में डायरेक्ट प्लान्स लॉन्च हुए थे, जो कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम का सिमिलर प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है क्योंकि कमीशंस नहीं होते हैं। तो हम सबको पता था, जो भी ये मैथमेटिकल एक्सरसाइज करते थे, कि जहाँ पे कॉस्ट कम होगी, प्रोडक्ट सेम होगा, तो रिटर्न बढ़ जाएगा। और अगर रिटर्न बढ़ जाएगा तो उसका कंपाउंडिंग इम्पैक्ट 8 या 10 साल या 15 साल के होल्डिंग पीरियड के बाद और ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी सरप्राइजिंग बात नहीं है, बस सीधी सी बात है। लोगों को शायद अभी पता चला है, कुछ लोगों को कुछ साल पहले ही पता चल गया था, काफ़ी लोगों को काफ़ी साल पहले पता चल गया था। तो नथिंग सरप्राइजिंग, जहां तक लोग इस बात को समझते हैं कि डायरेक्ट प्लान का अपना एक रिस्क होता है और डायरेक्ट प्लान को मैनेज करने के लिए भी एक गाइडेंस चाहिए होती है, और रेगुलर प्लान में गाइडेंस इन्वॉल्व होती है। जहां तक लोग इस बात को समझते हैं कि उनकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट क्या है और उस कॉस्ट को नेट ऑफ करने के बाद उनके रिटर्न्स कैसे हैं, तब तक ये एक बहुत अच्छा वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन है। जिनको कॉस्ट नहीं पता या जिनको रिस्क नहीं पता कि वो खुद जब अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उसमें क्या मिस्टेक्स होती है, तो उसमें डायरेक्ट प्लान आपको भारी पड़ सकता है। तो मेरा समेशन यही रहेगा कि हम सबको पता था मैथमेटिकली ये होना ही है, लेकिन आप क्या चूज करते हैं इस नॉलेज को जानने के बाद, ये आपका इस बात को डिसाइड करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आगे आप क्या वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हैं और कैसे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। बिल्कुल, एज एन एडवाइज़र आपको पता था अमित जी, और बहुत सारे एडवाइज़र, फाइनेंशियल प्लानर्स या इस तरीके के लोग जो इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी रिसर्च करते हैं या उन्हें पता होती है अपनी इन्वेस्टिंग स्टाइल के बारे में, उन्हें भी ये चीज़ें पता होती है। लेकिन बेसिक
अगर आप जेनेरिक एक बड़े प्लेटफॉर्म पर बात करें तो बड़े सारे लोग को ये नहीं पता होता कि दरअसल इन्वेस्टिंग के ये स्टाइल अलग अलग भी होते हैं। और हम ये देखते हैं कि लोग इसी वजह से कई बार ऐप पर जब अपने लिए फंड्स चुनते हैं तो वहाँ कंफ्यूज रहते हैं, डायरेक्ट ले रेगुलर रे दोनों में अंतर क्या होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के लिए अगर इस तरीके की जब रिपोर्ट कभी भी आती है तो थोड़ी सी ये हम कह सकते हैं कि उनके लिए एक अवेयर का काम करती है। वो तब जानते हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है उनके साथ। अब जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है या डायरेक्ट प्लान होता क्या है या रेगुलर प्लान होता क्या है, वो भी हम चाहेंगे कि अविरल आप समझाएं। शुक्रिया स्मिता, शो में बुलाने के लिए। डेफिनेटली जैसे अमित जी ने कहा कि बहुत लोगों को ध्यान में नहीं होता है कि डायरेक्ट रेगुलर का डिफरेंस क्या है। देखिए, डायरेक्ट प्लान एक ऐसा प्लान है, डेफिनेटली म्यूचुअल फंड के अंदर दो पार्ट है, डायरेक्ट और रेगुलर। डायरेक्ट का सिंपल अगर मैं मीनिंग कहूँ तो डायरेक्टली इन्वेस्ट करना। उसके लिए आपके लिए एएमसीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को डायरेक्टली आप अप्रोच कर सकते हैं। ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप डायरेक्ट में निवेश कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं कह सकते कि कोई बीच में ऐसा कोई एडवाइजर नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है जो आपको गाइड कर सके, आपको हैंड होल्ड कर सके। आपको खुद डायरेक्टली जाना पड़ेगा वो प्लेटफॉर्म पे या एएमसीज पे, राइट। यानी इसमें कोई कमीशन भी नहीं होता है। डायरेक्ट प्लान्स अगर कोई लेता है तो जो खर्चे होते हैं, वो खर्चे डेफिनेटली डायरेक्ट और रेगुलर दोनों में खर्चे तो होते ही है, पर जो डायरेक्ट प्लान्स होते हैं उसमें खर्चे कम होते हैं कंपेयर टू रेगुलर प्लान। डेफिनेटली डायरेक्ट प्लान में ये तो जैसे अमित जी ने कहा कि अगर आप लॉन्गर टर्म होराइजन से देखेंगे उसको, तो रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेगुलर में खर्चे थोड़े ज्यादा है। जो एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं हम, तो डायरेक्ट प्लान्स में एक्सपेंस रेशियो कम होते हैं। रेगुलर प्लान में डायरेक्ट प्लान से थोड़े ज्यादा एक्सपेंस रेशियो होता है। तो खर्च कम होता है डायरेक्ट प्लान्स में, और वही चीज रेगुलर प्लान में कंपेयर टू डायरेक्ट प्लान्स खर्च ज्यादा होता है। रेगुलर प्लान की बात करें तो वो डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके जरिए निवेश होता है। फिर वहां पे जो गाइडेंस होता है, यानी जो गाइडेंस देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स और एडवाइजर्स, जो सर्विसिंग देते हैं, जो हेड होल्डिंग करते हैं, उसके लिए रेगुलर प्लान्स काफी पॉपुलर है। क्योंकि वहां पे कोई एक आपको कहने वाला कि कहाँ किस राह में जाना है, किस रास्ते पे जाना है, किस तरह से निवेश करना है, जो ये सब एडवाइस है वो अच्छे से मिल सकती है डिस्ट्रीब्यूटर के एंड से। डेफिनेटली लंबे समय तक रिटर्न्स कम हो सकता है, बट अगर कंपैरिजनली देखें तो डायरेक्ट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट होता है एएमसीज और प्लेटफॉर्म के थ्रू, और रेगुलर प्लान्स में डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। बिल्कुल, तो एक अच्छा कंपैरिजन आपने बता दिया यहाँ पर डायरेक्ट और रेगुलर प्लान का। और इसके साथ ही ये तो बहुत ही बेसिक परिभाषा और उन लोगों के लिए है जो सच में नहीं जानते कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है। अमित, आपके पास मैं आती हूँ। जब तक पैसा शामिल ना हो तब तक इन्वेस्टमेंट में समझ में नहीं आता कि बेसिकली डिफरेंस है कहाँ से। तो मैं चाहूंगी कि आप एक एग्जाम्पल के जरिए ये समझाइए। मान लीजिए 5,000 रुपए की अगर एसआईपी करते हैं डायरेक्ट के थ्रू और रेगुलर के थ्रू, तो इन दोनों में डिफरेंस लॉन्ग टर्म में कैसे दिखेगा, ये आप समझाइए। देखिए, अगर आप 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं रेगुलर प्लान में, और अगर वो रेगुलर प्लान आपको 11% का रिटर्न दे रहा है, और वही 5,000 रुपए आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने 10 साल के लिए डायरेक्ट प्लान में, और वो अगर आपको 12% का रिटर्न दे रहा है, तो 10 साल में जो भी पैसा आप एक्यूमुलेट करेंगे उसमें 60 से 70 हजार रुपए या 60 से 80 हजार रुपए आप ज्यादा बना लेंगे डायरेक्ट प्लान की इन्वेस्टमेंट में। लेकिन हम सिर्फ 5,000 रुपए की बात कर रहे हैं, मतलब 60,000 रुपए साल का, मतलब 6 लाख रुपए 10 साल का। जब आप इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हैं, 5,000 को 50,000 कर देते हैं और 10 साल के लिए कर देते हैं, तो ये 6 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है ये 60 लाख की इन्वेस्टमेंट हो जाती है। और अगर आपका रिटर्न का डिफरेंस डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान का वही 1% है, तो आप 10 साल में आराम से, मतलब 8 लाख से 10 लाख रुपए ज्यादा कमा सकते हैं। तो छोटी रकम में आप 60 से 80 हजार रुपए ज्यादा बना लेंगे डायरेक्ट प्लान के थ्रू, और बड़ी रकम में 5,000 की एसआईपी अगर आप उसके बदले 50,000 करेंगे तो आप आराम से 6 से 8 लाख रुपए ज्यादा बना लेंगे। लेकिन मैं ये बहुत ही सिंपल 12% इंडेक्स वाले प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आप स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप जैसे फंड्स में पैसा लगाएंगे जहां पे आपने
पिछले 10 साल का या 7 साल का रिटर्न अगर 17-18% देखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आगे भी वो उतना ही देगा। तो आप मैथमेटिकली अगर एक्सरसाइज करेंगे, तो आप इन डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के रिटर्न के डिफरेंस में 1 से सवा % ज़्यादा रिटर्न मिला है डायरेक्ट प्लान में, जिससे आपकी 50,000 रुपए की एसआईपी 10 साल के लिए 10 से 11 लाख रुपए ज़्यादा पैसा कमा के दे रही है ओवर रेगुलर प्लान। तो डायरेक्ट प्लान में डेफिनेटली आप ज़्यादा पैसा इकट्ठा करते हैं, ज़्यादा पैसा बनाते हैं, लेकिन इन्वेस्टर बिहेवियर, फाइनेंशियल गाइडेंस, कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल गाइडेंस, ये 3 फैक्टर ऐसे होते हैं जो आपको अच्छे से सोच समझ के ये डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि आपको रेगुलर प्लान का सहारा लेना है या डायरेक्ट प्लान का सहारा लेना है अपने वेल्थ को एक्यूमुलेट करने में। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने कैलकुलेशन बताई और मुझे लगता है बड़े सारे लोगों को इससे बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस जिसकी हम अब तक बात कर रहे थे वो बेसिकली होता कैसे और दिखता कैसे है वो। विरल, मुझे एक बात बताइए, अब मान लीजिए किसी ने ये ठान लिया है कि उसको रेगुलर या फिर डायरेक्ट दोनों में से कोई एक फंड प्लान के फंड चुनने हैं। ऐसे में वो चेक कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये फंड डायरेक्ट फंड है और इससे हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ये रेगुलर इन्वेस्टमेंट का पैटर्न होगा? देखिए, जब हम निवेश करते हैं तब वहाँ पे हमको सेबी और एमफी ने ये कहा है कि जो फंड का नाम होता है वहाँ पे ही वो मेंशन होता है कि ये फंड्स डायरेक्ट है या रेगुलर है। तो जो डायरेक्ट वाले जो फंड्स होते हैं वहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियोज होते हैं रेगुलर के मुकाबले कम होते हैं, और रेगुलर प्लान्स के जो एक्सपेंस रेशियो है वो डायरेक्ट प्लान से ज्यादा होते हैं। तो वो डिफाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे क्लियरली मेंशन हुआ रहता है कि आप कौन से प्लान में निवेश कर रहे हो। और जनरली जब कोई एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, राइट, वो आपको रेगुलर प्लान्स देंगे, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसका मैकेनिज्म ऐसा होता है, क्योंकि वो आपको गाइडेंस देता है, आपके लिए टाइम देता है, स्ट्रक्चर आपके लिए गोल प्लानिंग करता है, तो उसके लिए वो रेगुलर प्लान में ही आपका निवेश करवाएगा। और जो डायरेक्ट प्लान है, अगर वहां पे भी कोई एडवाइजर है, तो जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं, आरआईएस होते हैं, या कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आरआईए रजिस्टर्ड है, वो आपको डायरेक्ट प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहां पे निवेश करवाते हैं। और अमित, मैं आपका एक्सपीरियंस इसमें जानना चाहती हूँ। क्या जब कोई निवेशक जो पहली बार निवेश करने जा रहा है या पहले से भी इन्वेस्टेड है, जब वो आपके पास आता है तो आपसे सबसे पहले वो किस तरीके के फंड की डिमांड करता है? अगर उसे रेगुलर और डायरेक्ट फंड में अंतर बहुत अच्छे से पता है, उसे एक्सपेंस रेशियो से क्या उसको आगे चलकर नुकसान हो सकता है ये भी उसको पता है, तो भी सबसे पहला डिमांड उसके जरिए क्या किया जाता है, कौन से फंड का? देखिए, आजकल इन्वेस्टर काफ़ी अवेयर हो चुके हैं। आजकल के इन्वेस्टर्स को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझ में आता है। आजकल के इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टर बिहेवियर समझ में आता है, जो आपकी वेल्थ को एक्यूमुलेट करने के सबसे बड़े शो स्टॉपर्स हैं, वो है इन्वेस्टर बिहेवियर। जो इन्वेस्टर खुद अपना पोर्टफोलियो मैनेज करता है, बहुत हाईली प्रोबेबल है कि वो डिफिकल्ट मार्केट्स में, वॉलेटाइल मार्केट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स बंद कर दे या अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एग्जिट कर दे। और जो इन्वेस्टर कॉस्ट ऑफ रेगुलर प्लान को समझता है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को समझता है, वो आपको डेफिनेटली ये बोलेगा कि आप मुझे इनवॉइस कीजिए, पर आप कमीशन फ्री प्रोडक्ट मेरे पोर्टफोलियो में रखिए। तो जो भी हमारे आजकल इन्वेस्टर्स आते हैं, वो ये बोलते हैं कि हमें लोअर कॉस्ट वाला प्रोडक्ट हमारे पोर्टफोलियो में दीजिए और हमको गाइड कीजिए, और आप भले फी चार्ज कीजिए, लेकिन हमको हमारे गोल्स तक पहुंचाइए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, जितना मार्केट की समझदारी से आप मैनेज कर सकते हैं उतनी समझदारी से आप मैनेज कीजिए, और हमें आप टाइम टू टाइम गाइडेंस देते रहिए कि सिप बढ़ाना है कि घटाना है, लमसम इन्वेस्ट करना है कि एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना है, टैक्स एफिशिएंसी रखनी है या प्रॉफिट बुकिंग करनी है। जब ये सारे एस्पेक्ट्स फाइनेंशियल प्लानिंग के, फाइनेंशियल एडवाइजरी गाइडेंस के आ जाते हैं, तो नेचुरली वो लोग फाइनेंशियल एडवाइजर्स को ऑन बोर्ड रखना चाहते हैं। और जब वो फाइनेंशियल एडवाइजर्स को ऑन बोर्ड रखना चाहते हैं, तो उनके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो रेगुलर प्लान वाला फाइनेंशियल एडवाइजर ऑन बोर्ड रखें जहाँ पे उनको फी ना देनी पड़े, या डायरेक्ट प्लान वाला फाइनेंशियल एडवाइजर ऑन बोर्ड रखें जहाँ पे उनको फी देनी पड़े, लेकिन ज़्यादा रिटर्न वाले प्रोडक्ट्स उनके पोर्टफोलियो में हो। तो जितना अवेयरनेस बढ़ रहा है, उतना लोगों की सेंसिटाइजेशन इस बात से हो रही है
कि कॉस्ट ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट तो उनको इनकर करना ही पड़ेगा, या तो डायरेक्टली करना पड़ेगा या इनडायरेक्टली करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट को समझ के एक दूसरे तरीके के एडवाइजर को ऑनबोर्डेड रखें। लेकिन काफ़ी ऐसी पॉपुलेशन है जिनको फ़ी पे करना अच्छा नहीं लगता, तो वो रेगुलर प्लान वाले एडवाइजर्स के साथ काम करते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचते हैं। द बॉटम लाइन इज, एक फाइनेंशियल गाइड, फाइनेंशियल कोच आपको आपकी मंजिल तक जल्दी पहुंचाता है। जरिया आपको चूज करना है, लेकिन अगर आप DIY इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और डायरेक्ट प्लान खुद करेंगे तो शायद आप अपनी मंजिल तक जल्दी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि अपने आपके खुद के साइकोलॉजिकल बायसेस, रॉन्ग इन्वेस्टर बिहेवियर आपके रास्ते में अड़चन बन के खड़े हो जाएं और आपको आपकी मंजिल से भटका दें। और ये हमने 2025 में बहुत देखा, इस बार तो काफी ज्यादा देखा। इस वॉलेटाइल मार्केट में लोग कैसे भटके हैं अपने पोर्टफोलियो से, ये भी हमने देखा। इसलिए ये जरूरत होती है। और एक चीज जो बहुत क्लियर कर देने की जरूरत है कि हम किसी एक जो इन्वेस्टिंग का स्टाइल है उसकी वकालत नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों को बिल्कुल बैलेंस तरीके से आपके सामने रखने की हम कोशिश कर रहे हैं, और दोनों के नफा नुकसान वो बताएंगे ब्रेक के बाद। रुकेंगे यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डायरेक्ट या फिर रेगुलर, किस प्लान से इन्वेस्टमेंट आपके लिए रहेगा बेस्ट, और इन दोनों में से कौन से तरीके आपको अपनाने चाहिए। इस पर बात करने के लिए विरल भट्ट और अमित कुकरेचा दोनों हमारे साथ हैं। विरल, जब हमने इतनी सारी बात कर ही ली तो मैं चाहूंगी कि दर्शकों को एक बार आप अच्छे से समझाइए कि रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में के नफा नुकसान अपने अपने क्या क्या होते हैं। डेफिनेटली सभी के नफा नुकसान तो होते ही है, जैसे डायरेक्ट प्लान्स और रेगुलर प्लान्स में भी है। डायरेक्ट प्लान्स में एक्सपेंस रेशियो, जो हम बात कर रहे थे, एक्सपेंस रेशियो कम होता है। हालांकि उसमें भी उतार चढ़ाव आते हैं, वो भी एक्सपेंस रेशियो चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि वो कम नहीं होता है। वहां पे भी अगर कोई पर्टिकुलर फंड 10 पैसा चार्ज करता है तो वो भी 10 पैसे से 12 पैसा होता है, 12 से 15 होता है, तो उसमें भी उतार चढ़ाव होते हैं। बट हाँ, रेगुलर प्लान्स के कंपेरेटिवली अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट प्लान्स के एक्सपेंस रेशियो कम होते हैं। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली रिटर्न्स, जो हमने शुरू में भी डिस्कशन किया, कि फर्क पड़ता है, क्योंकि आप वहां पे DIY मेथड में या कोई पर्टिकुलर एडवाइजर के गाइडेंस के साथ अगर जा रहे हैं तो ओवर द लॉन्गर पीरियड अगर आप डायरेक्ट प्लान्स लेते हैं तो वहां पे रिटर्न्स आपको अच्छे दिख सकते हैं कंपैरेटिवली रेगुलर प्लान्स के। वहां पे निवेशकों को, डायरेक्ट प्लान्स पे निवेशकों को पूरा कंट्रोल मिलता है। वो अपने तरीके से पोर्टफोलियो को मैनेज करता है। कभी कभी उसका नुकसान भी होता है, बट हाँ, कंट्रोल जो अगर है, आपको अगर आपके साथ कोई है नहीं एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर, तो जो पूरा कंट्रोल होता है वो आप पे रहता है और वो आपको मैनेज करना रहता है। नुकसान की बात करें तो डेफिनेटली कोई प्रोफेशनल गाइडेंस कभी कभी नहीं होता है। जो DIY मेथड में जाते हैं वहां पे खुद की रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ऊपर डिपेंडेंसी रखकर आपको निवेश करना रहता है। वहां पे जो मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, वो वक्त पर, जो आप 2025 की बात कर रहे थे, वहां पे जो उतार चढ़ाव हुए हैं, वहां पे जो बिहेवियर है, वो उसका रिस्क बहुत ज्यादा होता है डायरेक्ट प्लान्स में। और पोर्टफोलियो रिव्यू एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। वो पोर्टफोलियो रिव्यू कितना होता है, किस तरह से होता है, कितने अच्छे से होता है, वो डायरेक्ट प्लान्स में हमेशा एक क्वेश्चन मार्क होता है अगर जो निवेश करते हैं। सिमिलरली रेगुलर प्लान्स के भी कुछ फायदे नुकसान है। रेगुलर प्लान्स में आपको फायदे जो है वो गोल प्लानिंग आप कर सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर रहता है, प्रोफेशनल रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, वो आपको गाइड कर सकता है। मार्केट के जो उतार चढ़ाव है उसमें आपको टाइम टू टाइम गाइड करके रखता है। SIP के जरिए कैसे निवेश आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, वो रेगुलर प्लान में की ओर से वो आपको बताता है कि डिसिप्लिन कैसे आप बना रख सकते हैं। नुकसान की बात करें तो डेफिनेटली एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है कंपेयर टू डायरेक्ट प्लान। थोड़ा महंगा साबित होता है, रिटर्न्स इंपैक्ट कर सकता है ओवर द लॉन्गर रन। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर सबसे बड़ा रोल जो है वो एक्सपेंस रेशियो का ही दिखता है, और इसी वजह से आपको ओवरऑल इम्पैक्ट, खास करके लॉन्ग टर्म में आपको इन दोनों ही प्लान में जो डिफरेंस आपको दिखेगा इन्वेस्टमेंट में, वो वहाँ पर जाकर दिखता है। अमित, सबसे बड़ी बात वही जो मैंने आपको पहले भी कही थी कि पैसों की बात आए तो डायरेक्ट लोगों को समझ आता है, लोग कनेक्ट कर पाते हैं। वैसे ही अगर फंड की बात आए और फंड ने कितना रिटर्न दिया है इसकी अगर बात आए तो भी लोग डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर पाते हैं। मैं चाहूंगी कुछ फंड्स के एग्जाम्पल देकर आप समझाइए कि उनके रेगुलर और डायरेक्ट में कितना डिफरेंस आपने देखा लॉन्ग टर्म में। देखिए, मैं आपको 3 टॉप परफॉर्मिंग फंड्स के एग्जाम्पल देता हूँ। ये अपनी अपनी कैटेगरी के लीडर्स हैं। ईडलवाइज मिड कैप फंड, जो मिड कैप कैटेगरी का एक लीडिंग फंड है, उन्होंने
पिछले 10 साल में जो रिटर्न्स दिए हैं डायरेक्ट प्लान में, वो रेगुलर प्लान से 1.5% से लेके 1.75%, मतलब 0.25% तक ज़्यादा रिटर्न दिया है। उन्होंने पिछले 5 साल में 1.77% एनुअलाइज ज़्यादा रिटर्न दिया है, 10 साल में 1.52% ज़्यादा रिटर्न दिया है डायरेक्ट प्लान ने रेगुलर प्लान के मुकाबले। अगर मैं स्मॉल कैप कैटेगरी लूँ तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है एक, वो भी एक लीडिंग म्यूचुअल फंड स्कीम है अपनी कैटेगरी का। उसने 1.49 से लेके 1.53%, 10 साल में 1.49% एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है, 5 ईयर में 1.53% एनुअलाइज्ड एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। अगर मैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक लीडिंग फंड लूँ जो कि पराग पार एक फ्लेक्सी कैप है, उसने एनीवेयर 0.90 से लेके 1.05% तक एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। तो अगर इतना रिटर्न मुझे एक्स्ट्रा मिलता है डायरेक्ट प्लान में, और अगर मेरी एडवाइजरी फी या फाइनेंशियल कोचिंग फी या फाइनेंशियल गाइडेंस फी 1% से काफ़ी कम है, तो मेरे लिए डायरेक्ट प्लान एक ज़्यादा ही बेहतर चॉइस है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से फ़ी को नेगोशिएट भी कर सकता हूँ। रेगुलर प्लान में हम फ़ी को नेगोशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जो सीधे डिस्ट्रीब्यूटर को आती है। तो अगर आपके पास फी नेगोशिएशन का एक एलिमेंट है और एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने का एक ऑप्शन है, और आपके पास एसेट एलोकेशन की डाइवर्सिटी है, फाइनेंशियल गोल्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है, टैक्स एफिशिएंट की असेसमेंट है, कंपाउंडिंग फैक्टर का एक कंट्रीब्यूशन है, जब इतने सारे पहलू इकट्ठे मिल जाते हैं तो आपको एक डायरेक्ट प्लान एडवाइस करने वाला RIA, शायद, मैं विरल से बहस नहीं करना चाहूँगा, वो आपको शायद एक ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करके दे सकता है कंपेयर टू अ फिक्स्ड कॉस्ट एडवाइजर, जो इन्वेस्टर को इसलिए मैनेज करता है क्योंकि इन्वेस्टर को फी देना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे इन्वेस्टर भी अलग-अलग स्वभाव के होते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट देख के और ये रिटर्न डिफरेंशियल देख के ही आपके वेल्थ मैनेजमेंट के डिसीजंस और आसान हो जाते हैं। आई होप आई आंसर्ड, स्मिता। बिल्कुल, जनरली ऐसा होता है कि हमारे शो में जो 2 हमारे गेस्ट होते हैं उनकी चीज़ें अक्सर हम देखते हैं कि एडवाइस उनकी मिलती-जुलती होती है। आज थोड़ा-सा डिफरेंशिएट है और ये अच्छा भी है कि हमें 2 अलग-अलग पहलू यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब विरल, एक छोटा-सा सवाल आपसे और वेरी क्विकली मैं चाहूँगी इसका जवाब आप दीजिएगा। TER जो BER हुआ, इसके बाद कोई डिफरेंस दिखेगा रेगुलर प्लान में? डेफिनेटली अभी तक वैसे समझ में नहीं आया है कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंसेस दिखेगा, बट डिफरेंसेस उतना नहीं रहेगा जितना हम एंटिसिपेट कर रहे थे या इतनी हमने चर्चा की उसके ऊपर। डिफरेंसेस रहेंगे बट वो ज्यादा इतने नहीं दिखेंगे इन टर्म्स ऑफ रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा समय जाने के बाद प्रॉब्ली उसका कोई डिफरेंसेस समझ में आए कि कितना उसका इम्पैक्ट होगा, AMCs वाइज कितना उसका इम्पैक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के कमीशंस के ऊपर आता है या ओवरऑल उसके रिटर्न्स में उसका इम्पैक्ट आता है। शॉर्टर ड्यूरेशन में नहीं समझेगा, ओवर द लॉन्गर रन शायद से समझेगा, बट इम्पैक्ट जितना हम सोच रहे थे उतना शायद से नहीं दिखेगा। ओके, लेकिन बहुत अच्छी एक यहाँ पर हमने डिस्कशन देखा इसके ऊपर, और ये बहुत ज़रूरी था लोगों को ये बताना कि डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में बेसिकली अंतर क्या होता है। और अगर आपने कहीं पर ये देखा है कि रेगुलर प्लान से आपके धीरे धीरे जो आपका वेल्थ है वो उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है। ये तमाम बातें आज हमने यहाँ पर जानी और बहुत अच्छी तरीके से एक डिफरेंशिएट हमने दोनों ही पहलुओं को यहाँ पर होते हुए देखा। थैंक यू सो मच विरल हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। अमित, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।